अगर आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा। क्लास 10th हिंदी में अलंकार बताऊंगा। अलंकार 2 नंबर में पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं आएगा। ये हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये एकदम 100% कन्फर्म है, लिख कर रख लो कि जो अलंकार है वो 100% आएगा ही। अगर नहीं आएगा तो बाद में आकर मुझसे बात कीजिएगा कि आया कि नहीं आया एग्जाम में। बट इस समय मैं आपको लेकर आया हूँ आपके लिए, तो आपका जो फर्ज है वो ये है कि आप अच्छे से इसको समझ लें और तैयार कर लें। तो ये आप तभी तैयार कर पाएंगे जब आप अलंकार वाली पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो फर्ज है वो ये है कि वीडियो को अंत तक देख के सारे जो मैं इंपॉर्टेंट अलंकार बताऊंगा, देखो आपके जो क्लास 10th में अलंकार पूछा जाएगा और आपके सिलेबस में 3 अलंकार दिए हुए हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। इन तीनों अलंकार से ही कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। या फिर अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर मान लो बहुविकल्पीय प्रश्न में आया, परिभाषा लिखने को नहीं आया, ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर आया तो इस तरीके से उदाहरण जो है ये दिया रहेगा। देखो, मुख मयंक सम मंज मनोहर, ये लाइन दी रहेगी। क्वेश्चन नंबर किसी भी में पूछा जा सकता है और ये लाइन दी रहेगी, मुख मयंक सम मंच मनोहर। अब इसमें पूछेगा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया रहेगा कौन कौन सा, उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 ऑप्शन दिया रहेगा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा रहा है तब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तब आपको इन तीनों में से कोई एक लगाना है। बट आप कैसे समझ पाएंगे कि जो पंक्तियां या दी हुई है ये कौन सा अलंकार है, तो उसके लिए आपको अलंकार को समझना होगा, अलंकार की परिभाषा को भी समझना होगा। तो आइए हम सबसे पहले अलंकार को अच्छे से समझ लें, उसकी परिभाषा को समझ लें, और जब हम परिभाषा समझ जाएंगे तो कोई भी उदाहरण होगा हम उसको पढ़कर बता देंगे कि उसमें कौन सा अलंकार है। अगर एग्जाम पेपर में परिभाषा और उदाहरण पूछा जाता है किसी अलंकार का तब भी आप लिख देंगे। अगर कोई अलंकार उदाहरण में पूछा जाता है और उसमें पूछा जा रहा है उन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तब भी आप ऑप्शन पे टिक करके आएंगे। तो देखो, सबसे पहला जो अलंकार आप में पूछा जाता है वो है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। अलंकार जो है वो 2 नंबर में आपके पेपर में आएगा, इसको आप कंफर्म कर लें, ठीक है। तो इन सारे अलंकार को जो मैं बताने वाला हूं उनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखो, उपमा अलंकार क्या है? जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है। उपमा अलंकार में जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु, ये जो उपमा अलंकार है इसमें 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। और तुलना किस प्रकार की जाती है? उसके गुण से, धर्म से, आदि से तुलना की जाएगी, ठीक है। इसके आधार पर ही उसकी समानता और तुलना की जाती है, तब उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार की आपने परिभाषा समझ लिया। आगे देखो, अन्य शब्दों में, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर, जहां पर, ये मेन परिभाषा आपकी यही है, ठीक है, जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। ये दोनों परिभाषाओं को आप तैयार कर लेंगे। अब आपकी, अगर मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में उपमा अलंकार की परिभाषा लिखने को आ गया तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। जहां पर उपमेय की उपमान में किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है, ये लिख सकते हैं। या जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है तब उपमा अलंकार होता है, ये परिभाषा लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक लिख सकते हैं। अगर आप दोनों लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। अब ज्यादा बेहतर का क्या मतलब है? आपकी कॉपी भर जाएगी, ठीक है। कॉपी भरने का एक यही तरीका है, थोड़ा कोई भी टॉपिक छोटा हो या 1 नंबर 2 नंबर में पूछा गया उसको भी विस्तार से लिख देना, ठीक है। तो उपमा अलंकार समझ लिया। अब उदाहरण देखो, मुख मयंक सम मंज मनोहर। जो ये मुख मयंक सम मंज मनोहर है, ये किसका उदाहरण है? उपमा अलंकार का। तो आई होप आप क्या समझ गए? उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा समझ गए। उपमा अलंकार का जो उदाहरण है मुख मयंक सम मंज मनोहर। अब ये पंक्तियों में आप, अगर मान लो यही बोर्ड पेपर में आ गया और पूछा गया कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आप तुरंत उपमा अलंकार पे टिक कर देंगे क्योंकि आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा जो अलंकार है वो क्या है? रूपक अलंकार। दूसरा अलंकार क्या है? रूपक अलंकार की परिभाषा आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो आइए देखते हैं। देखो, जब उपमेय में उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए, जब उपमेय और उपमान में भेद भी हो और उसके बाद भी अभिन्नता प्रकट की जाए और वहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान
जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार होता है। तो आप रूपक अलंकार की परिभाषा जान गए हैं, समझ लिए हैं, ठीक है। इसका उदाहरण देखो, चरण कमल बंदो हरिराई। रूपक अलंकार की जो उदाहरण है वो क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। मान लो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, फट से आप लगा देंगे रूपक अलंकार, ठीक है। तो आपने रूपक अलंकार की परिभाषा समझ ली है और उदाहरण भी समझ लिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखो, जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जब उपमान से, जब हम जानते हैं कि जो उपमान है उसमें भिन्नता है बट फिर भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्रायः मनु, मनो, मनहु, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का सबसे आसान तरीका अगर मैं बताऊं, मान लो कोई भी उदाहरण लिखा है उसमें आपको इन शब्दों को छांटना है, मनु, मनो, मनहु, जनु, जानो। अगर ये शब्द किसी भी उदाहरण में मिल रहे हैं तो आपको यही ट्रिक लगाना है, फटाक से उत्प्रेक्षा अलंकार में ऑप्शन टिक कर देना है, ठीक है। ये बात आप याद रखें, ज्यादा इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का जो सबसे बढ़िया ट्रिक है, मान लो कोई उदाहरण पूछा गया, मान लो ये पंक्ति लिखी हुई है, चलो मनो आंगन कटी ताते राते, ये पंक्ति लिखी है, अभी पूछ लिया एग्जाम में कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। फट से आपने यहाँ पे मनो शब्द देखा ना, क्योंकि परिभाषा में आपने पढ़ा है कि जो मनो शब्द है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में ही आता है। तो आपने मनो शब्द देखा और फटाक से उत्प्रेक्षा अलंकार पे क्या किया, सही ऑप्शन पे टिक कर दिया। इस प्रकार से आपके 1 नंबर भी पक्के हो गए ऑप्शन वाले में, और क्या हुआ, और सही भी हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा इधर उधर, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को और उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसमें मनु, मनहु, मनहु, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। इसका उदाहरण देखो, चलो मनो आंगन कठी ताते राते पाए। अब यहाँ पे देखो मनो शब्द आया और आप समझ गए कि ये किसका उदाहरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो आपने क्या किया, आज की इस वीडियो से आपने उपमा अलंकार का उदाहरण और परिभाषा सीख लिया, रूपक अलंकार का परिभाषा और उदाहरण सीख लिया, साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार का भी उदाहरण और परिभाषा सीख लिया। ये आपके बोर्ड पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी क्या करेंगे, इन तीनों अलंकार को अच्छे से समझ लेंगे और इनके उदाहरण को भी तैयार कर लेंगे। इस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर हिंदी के पेपर में पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप इन तीनों अलंकार को अच्छे से तैयार करेंगे, यही मेरी आशा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या करेंगे, मस्त रहेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो बोर्ड एग्जाम की करते रहेंगे।